हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्लास 12th का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन। हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ चुके हैं। उसके एप्लीकेशन में कल हम लोगों ने सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो निकाले थे। इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर था, उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। ये दोनों चीज़ के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में जाना था। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे एक और एप्लीकेशन जो कि होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। किसी पॉइंट पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, निकालेंगे स्फीयर की वजह से। अब स्फीयर की बात कीजिएगा तो कल इसमें भी कैटेगरीज होते हैं। कल हमने देखा था सिलेंडर में होलो था और सॉलिड था। होलो कंडक्टिंग था, नॉन कंडक्टिंग था, और सॉलिड कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग था। ये चीज़ आज भी कैटेगरी है। तो सबसे पहले होगा इसकी कैटेगरी जो होगा, इसके स्फीयर की वजह जानेंगे। स्फीयर का कैटेगरी सबसे पहले देख लेते हैं। स्फीयर जो होगा वह होगा होलो या फिर थीन कंडक्टिंग कह सकते हैं या मेटेलिक कह सकते हैं, स्फीयर होगा। ठीक है। इसके बाद आप कह सकते हैं होलो, थीन, नॉन कंडक्टिंग, या फिर आप कह सकते हैं डाइइलेक्ट्रिक, या फिर कह सकते हैं इंसुलेटर। ठीक है, ऐसा स्फीयर होगा। इंसुलेटिंग, स्फीयर, ये तो हो गया। उसके बाद होगा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है। और एक होगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये कैसेज है स्फीयर में। अब देखिए, ये इस पे और इस पे, ये तीनों कैसेज में चार्ज जो है resides on the surface। जो स्फीयर का सरफेस होगा उस पे चार्ज रिसाइड करेगा। और ये केसेज में क्या होगा, एक सिंगल केस होगा जिसमें क्या होगा, चार्ज पूरे वॉल्यूम पर रिसाइड करेगा। चार्ज resides on whole volume। कल भी हम लोगों ने आउटसाइड और इनसाइड पॉइंट पे देखा था, आज भी देखेंगे। इस तीन केसेज में आपने देखा कि चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा, सरफेस पे। यानी कि इसके लिए हम सिग्मा का यूज करेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसके लिए रो का यूज करेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज़ है। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले क्या किए थे, गॉस लॉ का यूज किए थे। गॉस लॉ का क्या कहना है कि टोटल चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर जो होगा, टोटल फ्लक्स जो होगा किसी क्लोज सरफेस के अंदर, वह टोटल चार्ज जो उस क्लोज सरफेस के अंदर है उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा, उसका 1/ε0 टाइम होगा।
यानी कि आप कहें तो कुछ ये बातें थी, यानी कि फाई क्लोज्ड के लिए आप क्या था QIN बाय एप्सिलॉन नॉट, इसी को आप लिखे थे E.dA। ठीक है, ये क्या था, एरिया वेक्टर था। ठीक है, ये चीज़ें। तो आज हम लोग सबसे पहले ऊपर के 3 केसेस देखते हैं, उसके बाद ये केसेस देखेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं। कल का ही कॉन्सेप्ट यूज करना है, कल का वीडियो लेक्चर अगर आप अच्छे से देखे होंगे, गॉस लॉ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आज भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सिर्फ आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उसका यूज करना है और उसको बनाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर है, ये क्या है, थीन सेल कह सकते हैं। थीन सेल में कंडक्टिंग होगा, ठीक है, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, और एक और क्या कंडीशन है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग थीन सेल का हो गया, और उसके बाद जाकर के सॉलिड, सॉलिड सॉलिड कंडक्टिंग सेल। उस तीनों केसेज में क्या था, इसको शॉर्ट में मैंने लिखा, उस तीनों केसेज में हमको क्या है, चार्ज क्या करेंगे, रिसाइड्स करेंगे सरफेस पे। सपोज कीजिए स्फीयर है ये, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, R है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है R ग्रेटर देन R यानी कि इनसाइड पॉइंट लेते हैं, ठीक है, इनसाइड पॉइंट लिया। सपोज कीजिए ये पॉइंट P है जो कि सेंटर से R डिस्टेंस की दूरी पर है। इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। आज मान लेते हैं कि इस सरफेस के, इसके सरफेस पे आपने जाना कि चार्ज होगा, तो इस सरफेस पे मान लेते हैं Q चार्ज। क्या चार्ज है, Q चार्ज। आप सिग्मा भी मान सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, हमने Q माना इस पूरे सरफेस पे चार्ज, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि इसके लिए गॉसियन सरफेस एक स्फीयर ही होगा, ये हमारा गॉसियन सरफेस होगा। इस गॉसियन सरफेस में अगर आप बात कीजिएगा तो इस पॉइंट पे स्मॉल एरिया अगर लेते हैं, इस पॉइंट पे DA है, ये पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन यही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा। आप इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट लीजिएगा, यहाँ लीजिए, यहाँ कहीं पे लीजिए, ये पॉइंट जो है सेंटर से क्या है, R डिस्टेंस की दूरी पर है। बात से समझते जाइए। हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया जिसका रेडियस R था, क्योंकि यह थीन सेल है, कंडक्टिंग है या फिर नॉन कंडक्टिंग है थीन में, या फिर सॉलिड कंडक्टिंग है। इस सब पे आपको मैंने पहले बताया कि चार्ज रिसाइड करते हैं सरफेस पे। तो एक स्फीयर जो लिया उसका रेडियस R है, और उसके इंटरनल पॉइंट पे जो कि उस R रेडियस वाले स्फीयर के सेंटर से R डिस्टेंस की दूरी पर जो कि इंटरनल पॉइंट है, वहाँ पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा।
जो कि गॉसियन सरफेस आपको पता होगा कि हम ऐसा पिक करते हैं जहां पर हम गॉस लॉ अप्लीकेबल कर सकें। तो यहां पर देखिए गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए एक अगर हम गॉसियन सरफेस एक सर्कुलर लेते हैं, एक स्फीयर लेते हैं, तो क्या होगा कि हम ये गॉसियन सरफेस होगा। यहां पर देखिए इस पॉइंट पर आउटसाइड हो जाएगा एरिया वेक्टर भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ठीक है। इस पॉइंट पे निकालना आप लिख सकते हैं वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P which is at P, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, P पर निकालना है। which is at distance P R from center, इसको O ले लेते हैं, सेंटर से क्या है R डिस्टेंस की दूरी पर है। हम यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स निकाल लीजिए d फाई, तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन E डॉट dA, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है तो हम कह सकते दोनों सेम डायरेक्शन में थीटा 0 होगा, यानी कि हम कह सकते हैं E dA cos थीटा, cos 0 1 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे E dA cos 0, यानी कि हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रेशन लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा E dA। अब इस पूरे एरिया को, इस छोटे से एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखिए हमेशा ई ही होगा, यहाँ पर लीजिएगा पॉइंट, तब पर भी, यहाँ पर भी लीजिएगा, कहीं पे लीजिएगा तो ई होगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई बाहर हो जाएगा dA, इसको आप कीजिएगा तो EA हो जाएगा, यही होगा फाइनल। अब स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा E इंटू 4 पाई गॉसियन सरफेस 4 पाई R स्क्वायर। अब फ्लक्स तो हम लोग निकाल लिए, ये हमारा हो गया फाई की वैल्यू, इंटीग्रेट जब कर दिए तो ये डी फाई नहीं फाई हो जाएगा तब, क्योंकि हमने इंटीग्रेट कर दिया। डी फाई का वैल्यू क्या होगा E डॉट dA होगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करिएगा तो फाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा E फाई का वैल्यू हमें पता चल गया इंटू 4 पाई R स्क्वायर होगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे कितना है गॉसियन सरफेस के अंदर, टोटल चार्ज कितना है। अब देखिए आपको पता है कि ये Q चार्ज जो है ये इसके पूरे सरफेस पे R रेडियस वाले स्फीयर पे, इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, यानी कि टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके अंदर चार्ज नहीं है, सारे चार्ज सरफेस पे, तो यानी कि आप फाई इक्वल टू कहिएगा QIN बाय एप्सिलॉन, ये कहाँ से आया गॉस लॉ से, यानी कि फाई इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा QIN बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारा कितना है E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, टोटल चार्ज ही 0 है, इसीलिए यहाँ से आप कह सकते हैं कि E इक्वल टू 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड पॉइंट पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आपने क्या किया, R रेडियस का स्फीयर लिया जिसके सेंटर से R डिस्टेंस की दूरी पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहा। उसके लिए आपने फर्स्ट स्टेप वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में उसके बाद उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है वो निकाला, उसके बाद गॉस लॉ को अप्लाई किया, ये आपके रिजल्ट सामने है। यानी कि इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा किस में। अब देखिए एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे तो सेम बातें होंगी, EA हर जगह रिजल्ट आएगा स्फीयर में, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट में भी वही EA आएगा, लेकिन रेडियस चेंज हो जाएंगे, उस पर R ही होगा लेकिन वो आउटसाइड पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आउटसाइड पॉइंट लेते हैं। ज़्यादा हम बार बार एक ही चीज़ नहीं करेंगे। अब आप देखिए R जो है
आप लैंग्वेज खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, जी मिटा दें। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। पी लाइज आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, ठीक है, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। तो वह स्फीयर से आउटसाइड पॉइंट है पी, एंड डिस्टेंस फ्रॉम P टू सेंटर O इज R। एक बार फिर से हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हमें बाहर के पॉइंट पे P निकालना है। आउटसाइड पॉइंट आप लीजिए, ये आप सपोज कर लीजिए ये रेडियस है, सॉरी ये स्फीयर है जिसका रेडियस है R। यहाँ से R डिस्टेंस की पे कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमें सेंटर से R डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। हम इसके लिए करेंगे गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। इसके लिए क्लोज सरफेस क्या होगा, एक स्फीयर ही होगा। एक स्फीयर बना लिया जिसका रेडियस भी आपको पता चल गया क्या है, R है। इस तरह से ये हो जाएगा। एक गॉसियन सरफेस डॉटेड लाइन से बनाया, ये गॉसियन सरफेस हो गया जिसका रेडियस क्या हो गया, बड़ी छोटी R हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट के लिए इसका एरिया सपोजेट अगर मान लीजिए DA हो गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल एरिया लिए DA और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ। इस पॉइंट के लिए फ्लक्स निकालेंगे तो d फाई कितना हो जाएगा, E डॉट DA। सेम बात कहीं भी आप निकालिएगा तो E डॉट DA ही हो जाएगा, यानी कि फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन आप कीजिएगा d फाई का, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ E DA cos 0 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा E इंटीग्रेशन cos 0 तो 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DA यानी कि E A हो जाएगा। सेम बात है, वही बात। अब इसके लिए इसका रेडियस क्या हो जाएगा, R है तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ तक तो बात सेम, ठीक है। अब देखिए टोटल चार्ज इस पर कितना है, मैंने बताया है कि इस पर चार्ज क्या है, Q है, ठीक है। तो ये तो फ्लक्स की वैल्यू में पता चल गया, इंटीग्रेशन ऑफ d फाई करके निकाला, तो इसलिए आप कह सकते हैं फ्लक्स का वैल्यू है E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। एंड आफ्टर दैन वी हैव टू फाइंड चार्ज ऑन द सरफेस, ठीक। तो चार्ज ऑन द सरफेस होगा वह कितना होगा, टोटल चार्ज तो Q है, यानी कि आप कह सकते हैं टोटल चार्ज ऑन ए स्फीयर, इसको हमने Q ले लिया है, Q ले लिया है। तो यानी कि अब हम कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बाय गॉस लॉ से। सेम पैटर्न आप देख रहे होंगे, कल से ही फॉलो कर रहे हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में भी यही चीज़ हो रहा था, यानी कि फाई इज इक्वल टू QIN बाय एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, Q है, यानी कि फाई का वैल्यू हमें पता है E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। फाई का वैल्यू क्या है, QIN, Q टोटल चार्ज Q बाय R स्क्वायर, सॉरी Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ से आप E की वैल्यू निकाल सकते हैं। E इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, यही हो जाएगा।
ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन को, कुछ इस तरह से इस एक्सप्रेशन को आप लिखिएगा। कहीं ना कहीं आप ऐसा एक्सप्रेशन देखे हैं, 1/4πε0 चार्ज बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन कहाँ पे देखें? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़े होंगे आप लोग, जब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से निकाले थे तो शायद कुछ इसी प्रकार का एक्सप्रेशन आया था, या यही एक्सप्रेशन आया था, 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इस रिजल्ट से हम लोग ये कह सकते हैं कि एस्फेयर जो है वह एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है आउटसाइड पॉइंट के लिए। जब किसी एस्फेयर, सो वी कैन से दैट एस्फेयर जिस पर चार्ज Q है उसका रेडियस R है, बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। आपने पॉइंट चार्ज की वजह से भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और उसका वैल्यू क्या आया है, 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। आपने आउटसाइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला उसकी भी वैल्यू क्या आई, 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आउटसाइड पॉइंट पे किसी स्फीयर की वजह से, वह वही होता है जो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से होता है किसी पॉइंट पे। तो सो यू कैन से दैट स्फीयर बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, 0 आया। क्यों 0 आया? बिकॉज चार्ज लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, सो चार्ज इन द स्फीयर इज 0, क्योंकि सरफेस पे चार्ज अंदर में नहीं है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, 0 आया। लेकिन आउटसाइड पॉइंट पे क्या हुआ, यह जो है स्फीयर बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। ओके, और उसका वैल्यू क्या है, ई का वही वैल्यू है जो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। दैट मीन्स ई इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इस जगह से हम एक और चीज कर सकते हैं। यहां से देखिए हम कूलम्ब्स लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या है, दो चार्जेज के बीच का प्रोडक्ट और उसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, यही है। यानी कि आपने जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, Q इज इक्वल टू Q1 Q2, Q प्रोपोर्शनल टू और Q प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब सपोज कीजिए ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, इस जगह पर पॉइंट P है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। ठीक है, समझ में आ रहा? अब मान लीजिए कोई पॉइंट Q चार्ज होगा, ठीक है, ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल गई है, इसको मिटा दें। यहां तक तो आपका डेरिवेशन हो गया। यहां से आप कूलम्ब्स लॉ को कैसे लिख सकते हैं आप देख लीजिए। कभी कभी आपको बोर्ड में ऐसा करने के लिए कह देता है, तो आपने देख लिया हमारा जो आउटसाइड पॉइंट आया उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई, E इज इक्वल टू
आया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। लेट हम मान लेते हैं Q बी द चार्ज देन कह सकते हैं फोर्स ऑन द चार्ज Q इज कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू आप कभी पढ़े हैं QE, हमने Q चार्ज लिया है, E का वैल्यू हमें पता है QQ अपॉन 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब आपको तो पता है इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। यही तो है कूलम्ब्स लॉ, दो चार्ज का प्रोडक्ट, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज, ये कौन सा लॉ है, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। ये चीजें आपके सिलेबस में, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इंक डाल देते हैं मार्कर में, तब तक आप इसे नोट कीजिए। देखिए किस तरह से पिछले क्लास में गॉस लॉ से कितना डेरिवेशन हम करते हैं, और इसका यूज सिंपल है कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए, उसके बाद टोटल चार्ज कितना है वो निकालिए, उसके बाद गॉस लॉ की डेफिनेशन, गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको फॉलो करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, ये तीन केसेज में तो निकाल लिए हम लोगों ने। आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है जब हम आउटसाइड पॉइंट पे निकालते हैं। चलिए अब देखते हैं एक लास्ट केसेज जो था उसके लिए आउटसाइड और इनसाइड पॉइंट दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं, क्या आता है। चलिए सिंपल है। अब जो एक केस बचा वह था सॉलिड कंडक्टिंग, तो हो गया, इसी में आ गया सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का केस बचा। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग कौन सा केस है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज पूरे वॉल्यूम पे होगा। सपोज कीजिए कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, फिर से r है। हमें इनसाइड पॉइंट पे लेना है, यानी कि r जो है लेस देन r, ये इनसाइड पॉइंट लेना है। इनसाइड पॉइंट यहाँ से सेंटर से मान लेते हैं r डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट P है। फिर से हमें गॉसियन सरफेस से पिक करना होगा, सेम बात। ये हमारा हो जाएगा गॉसियन सरफेस। यहाँ पर देखिए बार बार वही चीज़ें, E और A दोनों सेम होगा। यहाँ से हम फाई की वैल्यू आप लिख सकते हैं। यहाँ पर E A कैसे आया आपको पता है, हम डायरेक्ट लिख दिए, यानी कि फाई इक्वल टू होगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। गॉसियन सरफेस के लिए तो रेडियस r है, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब अगेन देखिए, अब देखिए टोटल चार्ज इस पर फिर से हमने Q लिया है, ठीक है। रेडियस इसका r है, चार्ज Q है। अब देखिए इस पूरे चार्ज पर Q, पूरे स्फीयर पे, पूरा स्फीयर का जो वॉल्यूम है उस पर चार्ज Q है। मतलब आप इसको यहाँ पर अगर बनाते हैं, थोड़ा सा इसको समझिए, तो ये इसका रेडियस r है और इसके पूरे वॉल्यूम पर चार्ज क्या है, Q।
मतलब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है। इस पूरे वॉल्यूम पर चार्ज क्यू है। यूनिटरी मेथड आप लगाइए तो 1 मीटर क्यू कहिए, एक मतलब यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो Q/4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। हमने यूनिट वॉल्यूम पे निकाल लिया। पूरे वॉल्यूम पर देखिए आप कहिएगा तो चार्ज Q है, तो इसके लिए Q/4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। अब हम इतने वॉल्यूम के लिए चार्ज निकालना चाहते हैं। हमें तो चार्ज उस चार्ज से ज़रूरत है जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है। पूरे वॉल्यूम पर चार्ज क्या है Q है, तो यूनिट वॉल्यूम पे हमने निकाला, वॉल्यूम से भाग दे दिया, Q/4/3 पाई आर क्यू। अब हमें इस वॉल्यूम पे सिर्फ चार्ज की ज़रूरत है, यानी कि जितना इसका वॉल्यूम होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q/4/3 पाई आर क्यू इंटू 4/3 पाई आर, इसका रेडियस समझ में आ रहा होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल चार्ज इन द स्फीयर, जो कि आर रेडियस वाला स्फीयर है, ठीक है, क्या है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सॉरी क्यू हो जाएगा। टोटल चार्ज क्यू है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पूरे वॉल्यूम पर चार्ज क्यू है तो पर यूनिट मतलब Q/V, वॉल्यूम से भाग दे दीजिए। स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई, वही चीज़ मैंने जो नीचे किया वही कर रहा हूँ, 4/3 पाई आर, ठीक है। लेकिन हमको इस चार्ज से ज़रूरत नहीं है, आपको पता है चार्ज जो गॉसियन सरफेस के अंदर है उससे मतलब है। तो हम लिखेंगे चार्ज इनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस। आप ऐसे लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चार्ज इनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस, उस पर कितना हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज। इसी को हम लोगों ने रो लिखते थे इस बार, लेकिन क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है। अगर रो लिखिएगा तो रो और इसके एरिया, इसी को आप रो कहते थे ना, चार्ज पर यूनिट भी याद आया। रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को कहती थी, इसी को तो आप रो कहते थे। तो चार्ज इनक्लोज इन द गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा रो इंटू भी, तो भी किसका लेंगे, इस गॉसियन सरफेस का आर लेंगे। गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है छोटा आर, यानी कि ये हमारा रो हो गया Q/4/3 पाई आर क्यू, ये हमारा रो हो गया इंटू वॉल्यूम इसका 4/3 पाई आर क्यू, यही होगा। अब देखिए ये सारे ये कट गया, यानी कि इस पे जो चार्ज है Q/R/Q, यही है। टोटल चार्ज पता चल गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल गया। तो बाय डेफिनेशन गॉस लॉ से आप क्या कह सकते हैं, गॉस लॉ से आप कह सकते हैं, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाय गॉस लॉ क्या हो जाएगा Q∅ क्लोज इक्वल टू QIN/ε0, यही तो होगा। फाई का वैल्यू हमें पता है E × 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही आया, इज इक्वल टू QRQ/RQ, यही आएगा। आर स्क्वायर से RQ कट जाएगा, यहाँ पर एक R बचेगा, ठीक है, बाकी और कुछ कटने वाला है नहीं। यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगा, Q ऊपर में एक R बच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 4 पाई QR/4 पाई RQ। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है।
इससे पहले जो आपने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इनसाइड पॉइंट पे 0 था और आउटसाइड पॉइंट पे क्या था, उससे पहले वाले केस जो निकाला 1/4 पाई Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड R स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा था, E जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर का था। तो हम दोनों का ग्राफ लास्ट में खींच देंगे, ठीक है। E प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा किस पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पे, ठीक है। अब आउटसाइड को देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या रिजल्ट आया, QR/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे छूट गया है, ठीक है। Q टोटल चार्ज तो ये है, बाय एप्सिलॉन नॉट होगा तो एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बार बार ये चीज़ कर रहे हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। किस तरह से यूज कर रहे हैं इसका सवाल भी आएगा तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया, चलिए मिटा दें। चलिए अब हम आउटसाइड पॉइंट पे निकालेंगे। आउटसाइड पॉइंट लेंगे, सेम प्रोसीजर करना है। यहाँ पे आउटसाइड पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, आउटसाइड पॉइंट पे R जो है ग्रेटर देन R हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले R छोटा था। अब आउटसाइड पॉइंट की बात कीजिएगा तो बाहर का पॉइंट लेना पड़ेगा। अब अपने से ट्राई कर सकते हैं, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस तो R है, इस पर टोटल चार्ज Q है, आपको पता है। यहाँ से R डिस्टेंस के एक पॉइंट P लिया, इस पर हमें इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हमने एक गॉसियन सरफेस बना लिया, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये होगा और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन ये होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन। ये छोटा सा एरिया, किसी भी पॉइंट पे आप एरिया लीजिएगा तो इसकी वजह से आप कहिएगा तो ये छोटा सा पॉइंट है तो इसके लिए DA वेक्टर इधर। वही बात एक बार फिर से पूरी तरह से किसी भी पॉइंट को आप लीजिए तो सेम होगा। यानी कि हम फिर से डायरेक्ट ही लिख देते हैं फाई इज इक्वल टू आप EA, यानी कि E × 4 पाई R स्क्वायर। ये तो बार बार कर चुके हैं हम लोग, 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात है चार्ज निकालने की। तो टोटल चार्ज जो है, चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है Q, ठीक है। किस पे है, उस पे है जिसका चार्ज टोटल है Q, टोटल चार्ज इन स्फीयर जिसका रेडियस R है, उस पर चार्ज है Q। तो हमको चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेना होगा, ठीक है। पर
यूनिट वॉल्यूम चार्ज भी निकालना है, तो वही बात करना पड़ेगा। Q/4/3 पाई RQ करना पड़ेगा, ठीक है। Q/4/3 पाई RQ करना पड़ेगा। अब चार्ज इनक्लोज्ड इन द स्फीयर, जिसका रेडियस कितना है r है, यानी कि हो जाएगा Q/4/3 पाई RQ इंटू 4/3 पाई RQ, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, QRQ/RQ, यही आएगा QRQ/RQ। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। टोटल चार्ज तो इस पे Q है, तो इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। इस पे तो टोटल चार्ज पता ही चल गया कि Q है, ठीक है। सॉरी, ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोटल चार्ज इसी पर है, ठीक है। गॉसियन सरफेस के अंदर यही स्फीयर है, इस पे ही टोटल चार्ज Q है। सॉरी, लिख सकते हैं आप यहां से टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू Q। अब यहाँ से बाय गॉस लॉ क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू QIN/ε0। फाई कितना है, E इंटू 4 पाई R² इज इक्वल टू QIN। इंटरनल चार्ज तो इस बार Q है बाय ε0, यानी कि E का वैल्यू Q/4 पाई ε0 R²। एक बार फिर से देखिए, यह स्फीयर आउटसाइड पॉइंट के लिए, कौन सा स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये भी जस्ट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, क्योंकि सेम एक्सप्रेशन आया, ठीक है। जस्ट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, समझ में आ रहा है। 1/4 पाई ε0 चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि आउटसाइड पॉइंट के लिए फिर से देखिए, ये तमाम चीज़ें आ गई। मिटा दें, इस तरह से हम एक समरी में लिख लेते हैं इसको। चलिए देखते हैं। हमने जो आज पढ़ा वह पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, जिसमें पढ़ा थिन कंडक्टिंग सेल, नॉन कंडक्टिंग सेल थिन में ही,
और एक पढ़ा सॉलिड कंडक्टिंग सेल पहले वाले केस में। ठीक है, इसके लिए जो था इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वह 0 आया था। आउटसाइड पॉइंट पे क्या आया, वह आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये आया, मतलब ये क्या किया, स्फीयर जस्ट behaves like a point charge। इसके लिए आप ग्राफ जब खींचिएगा तो इसके लिए ग्राफ हो जाएगा, ये सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका रेडियस है, ये स्फीयर है, इसका रेडियस आपको दे रखा है r है, इनसाइड पॉइंट हुआ ये, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, और आउटसाइड पॉइंट पे क्या है, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² का, यानी कि कुछ इस प्रकार का ग्राफ होगा। ठीक है, इसके लिए अब हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, उसमें पढ़ा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सेल, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कीजिए या फिर सेल कहिए, स्फीयर कहिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसके लिए इनसाइड पॉइंट पे हमने जो पढ़ा वह पढ़ा Qr/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। ठीक है, और आउटसाइड पॉइंट के लिए यहाँ देखिए E जो है प्रोपोर्शनल है r का, आउटसाइड पॉइंट के लिए जो पढ़ा वह पढ़ा यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। आपको थिन सेल की वजह से बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, E जो है यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² का। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² का। ठीक है, इसके लिए जब आप ग्राफ खींचिएगा, ये भी बिहेव लाइक क्या करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज। कौन स्फीयर किस तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की वजह से बिहेव करेगा इस केसेज में। अब यहाँ पे इसका जो ग्राफ होगा वह ग्राफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके बीच में जो खींचिएगा इसका रेडियस आपका क्या है, r है, तो इसके लिए जो होगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, r रेडियस तक क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इसके बाद जो है इनसाइड पॉइंट पे, इसके बाद जो है ग्राफ आउटसाइड पॉइंट पे नीचे इसी तरह गिरेगा, तो ये इसका आउटसाइड पॉइंट का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये आउटसाइड पॉइंट हो जाएंगे। इस तरह से आप इसको समराइज के तौर पे ये चीज़ें आपने देखा। ठीक है, मिटा दें इसे। चलिए अब आगे देखते हैं एक लास्ट टॉपिक, चलिए अब देखते हैं एक लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन ही है।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। जिस पे सिग्मा चार्ज है, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया क्या है, सिग्मा। ठीक है, एक शीट है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। सपोज कीजिए कि ये प्लेन शीट है, ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव ले सकते हैं, डायरेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, यही होगा, नेगेटिव इधर पॉजिटिव होगा उसके अपोजिट होगा। तो प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ये पॉइंट P है। देखिए, इसका एक प्लेन शीट जब लीजिएगा तो प्लेन शीट पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। इस पर आप देख रहे होंगे कि गॉसियन सरफेस, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मतलब हुआ कि इस चार्ज, इसको जो चीरता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा। यानी कि इस बार जो है एक सिलेंडर जो होगा, इसका क्या होगा, गॉसियन सरफेस होगा। ठीक है, एक सिलेंडर जो है इसका गॉसियन सरफेस होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, सिलेंडर पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इधर की तरफ होगा। इस पॉइंट की बात मैं कर रहा हूं, और सेम इसके सिमेट्रिकल पॉइंट आप इधर लीजिएगा, इधर P ले लीजिए, इधर P' ले लीजिए। तो ये चार्ज एक प्लेट है, प्लेट के दोनों साइड, इस साइड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर की तरफ होगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर की बात कीजिएगा तो इसके एरिया को सपोज कर लीजिए किसका एरिया है, सपोज कर लेते हैं किसका एरिया A है। ठीक है, तो इधर भी एरिया क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, सिलेंडर का ही, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो हम फाई इज इक्वल टू EA कह सकते हैं। इसको अगर हम फर्स्ट सरफेस माने, इसको सेकंड सरफेस माने, इसको थर्ड माने, इसको फोर्थ माने। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर ये होगा। इस सरफेस के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर भी वही बात होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0, यानी कि नेट फ्लक्स की बात कीजिएगा तो फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4, यही कह सकते हैं। यानी कि φ1 तो होगा EA, हमने इसका एरिया को E ले लिया, और A, दोनों का डायरेक्शन क्योंकि सेम है तो EA cos थीटा होता है, तो EA cos 0 1 हो जाएगा, तो EA हो जाएगा। φ2 का भी वैल्यू आप कीजिएगा तो EA ही हो जाएगा, और इस दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप कह सकते हैं, इसका नाम भी दे सकते हैं ABCD, इसका नाम दीजिए बी ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर हमको किसी पॉइंट P पर
हमें उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था, ठीक है। और इस पॉइंट को यहाँ से हम डिस्टेंस भी दे देते हैं, ये x डिस्टेंस की दूरी पे, ठीक है। यहाँ से भी आप ले सकते हैं, जो जितना डिस्टेंस इधर होगा उतना सिमेट्रिकल पॉइंट होंगे x डिस्टेंस की दूरी पे, ठीक है। तो आपको उस प्लेन शीट ऑफ चार्ज से x डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट P है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्ञात करना है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P which is at distance x from the plane sheet of charge, ओके। तो हम उसके लिए क्या पिक किए, उस पॉइंट पर गॉसियन सरफेस पिक किए। गॉसियन सरफेस क्या होगा, एक सिलेंडर होगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया को ए निकाले, ए लिए मान लिए, इसको भी ए मान लिए। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास करेगा ई होगा। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन से, इधर भी सेम, यानी कि इस दोनों की वजह से फ्लक्स जीरो, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू आप कहिएगा 2EA हो जाएगा, ठीक है। अब बात करना है कि इस टोटल, तो इस पर चार्ज यानी कि सिग्मा है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब इस पूरे पर चार्ज कितना होगा इसको निकाल लेते हैं। इस एरिया पर कितना चार्ज होगा, ठीक है। यानी कि सिग्मा उसका चार्ज है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज पे चार्ज पर यूनिट एरिया का है सिग्मा है। तो हमको निकालना है टोटल चार्ज इन साइड द गॉसियन सरफेस। आप देखिएगा गॉसियन सरफेस के इनसाइड में तो यही क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा, इसी क्रॉस सेक्शन एरिया से जो चार्ज पास करेगा, यानी कि क्यू की बात कीजिएगा तो इंटरनल चार्ज होगा सिग्मा चार्ज इंटू ए, जिससे पास कर रहा है सिग्मा इंटू ए। बाय गॉस लॉ आप कहिएगा क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू आई एन बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू क्या है, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से E का वैल्यू होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देख सकते हैं E का जो फाइनल वैल्यूम आया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड प्लेन शीट ऑफ चार्ज, यानी कि कह सकते हैं फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। देखते हैं किस पे डिपेंड कर रहा है, सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, उस पर डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा, चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है, यानी कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ से रिजल्ट कह सकते हैं कि डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एंड प्लेन शीट ऑफ, थोड़ा सा मार्कर में इंक डालने दीजिए, does not depend on plane sheet of charge।
डज नॉट डिपेंड ऑन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब देखिए ये डिस्टेंस सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है, ये जो होगा तब होगा जब ये डिस्टेंस जो है इस पॉइंट के, इसके और चार्ज के बीच का डिस्टेंस काफ़ी क्या हो, इसका जो साइज है, इसका जो साइज है, इसके साइज से इसका डिस्टेंस कम हो इस पॉइंट के बीच का। अगर ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगे, काफ़ी ज़्यादा अगर कर देते हैं, ठीक है, तो यानी कि होगा x इज लेस देन द x is less than the length of sheet, ठीक है, यानी कि इसकी जो लेंथ है, ये सीट का जो लेंथ है, इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। x is less than the length of sheet, जो सीट है प्लेन सीट चार्ज का, उससे कम। अगर ये बड़ा हो जाएगा x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये काफ़ी बड़ा अगर आप कर देते हैं तो ये आप समझिए इसी चीज़ को दूर से देखिएगा, बहुत दूर से, तो ये बहुत छोटा दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए ये x की जो वैल्यू है, ये डिस्टेंस जो आपने लिया है, ये इसके लेंथ से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मतलब इसके, समझ में आ रहा है? तो काफ़ी मतलब ये पॉइंट काफ़ी सीट ऑफ चार्ज के क्लोज होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन वैलिड होगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे कंडीशन ये आपको ये चीज़ें हो गई। अब देखिए प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से आपने देखा। अब देखिए अगर यहाँ पर एक चार्ज कंडक्टर होगा, सपोज कीजिए, जिसका एक साइड ये इधर क्लोज्ड होगा, ये आप देखिएगा तो दोनों साइड से हमने देखा है, लेकिन जब आप एक साइड की बात कीजिएगा, एक चार्ज कंडक्टर होगा तो इधर वाला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इधर वाला जब ख़त्म हो जाएगा तो इस नेट फ्लक्स कितना फ्लक्स हो जाएगा, एप्सिलॉन ई ए। ये वाला अगर ये एक साइड इसको ख़त्म कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जब चार्ज कंडक्टर की वजह से निकलेगा तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ें आपके बोर्ड के लिए है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से। तो आपने आज के क्लास में स्फीयर की वजह से और प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाला। ये चैप्टर्स बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि ख़त्म हो गया। अगले वीडियो लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ आएंगे जो कि शायद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस होगा, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप क्या कीजिए, इसको रिवाइज करते रहिए, डेरिवेशन बार बार करते रहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बोर्ड में पूछे जाते हैं, बुक को पढ़िए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बार बार लगाइए, ठीक है, तब होगा। और प्रैक्टिस बार बार करते रहिए, न्यूमेरिकल्स भी बनाते रहिए तो ज़्यादा सही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।